नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग। मैं नितिन गौतम हूं और मैं इससे पहले आपके साथ कम्युनिज्म एक बार डिस्कस कर चुका हूं। उसी के सीरीज में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग। ये टॉपिक या ये वर्ड्स आपके एकेडमिक वर्ल्ड में और पॉलिटिकल वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली आपके आसपास आते रहते हैं और इसका एक्चुअल मतलब कई लोगों को समझ आता है, कई लोगों को समझ नहीं आता है और कई लोग बिना समझे ये सोचते हैं कि उनको समझ आता है। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे कि राइट विंग और लेफ्ट विंग का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग के एजेंडा में डिफरेंस क्या है। आप एक फैमिली इमेजिन करिए जहां एक पेरेंट्स हैं, कपल है, पेरेंट्स है और उनके 4 बच्चे हैं और मान लीजिए कि उनके पास 100 रुपए का रिसोर्स है, 100 रुपीज उनके पास है और उनके 4 बच्चे हैं। 2 फैमिली सिमिलर पोजीशन पे प्लेस्ड है रिसोर्स और फैमिली स्ट्रक्चर में। अब इमेजिन करिए कि एक फैमिली ये डिसाइड करती है कि हम अपने चारों बच्चों पे इक्वली स्पेंड करेंगे, 25-25-25-25 4 बच्चों पे बराबर करेंगे। इस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे कि कौन सा बच्चा पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत है, किससे बेटर रिटर्न आएगा। हम ये समझते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं और चारों को हम इक्वल रिसोर्स देंगे तो वो अल्टीमेटली फैमिली के लिए अच्छा होगा आने वाले टाइम में। दूसरी फैमिली एक अलग स्ट्रेटजी अपनाती है। वो ये बोलती है कि भाई मेरा एक बच्चा मेरे को ज्यादा ब्राइट लग रहा है, ये कल को फैमिली को ज्यादा ऊपर ले जा सकता है, तो मैं अपना 50% रिसोर्सेस पे डालूंगा। यानी वो एक बच्चे को पकड़ती है जो उनको लगता है कि वो उस रिसोर्स का बेटर आउटकम दे सकता है, उस पे हम 50 रुपए स्पेंड करेंगे और जो बाकी 3 बच्चे हैं उस पे 50 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे आपको दोनों फैमिली के अप्रोच में एक जो डिफरेंस दिख रहा है, यही सबसे बेसिक डिफरेंस है राइट विंग और लेफ्ट विंग के अप्रोच में। जब आप इसको पॉलिटिकली देखोगे तो आप फैमिली हेड्स की जगह आप गवर्नमेंट को डाल दो, स्टेट को डाल दो। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लेफ्ट विंग पॉलिसी अगर कोई स्टेट चलाती है तो वो ये कोशिश करती है कि जो भी नेशनल रिसोर्स है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें लोगों के बीच। और जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो एग्जैक्टली ये नहीं मानती है, वो ये मानती है कि रिसोर्स नेशनल रिसोर्स हैं और वो इक्वली बंटने की जरूरत नहीं है। जिस जगह से ज्यादा फायदा होगा वहां पे ज्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट करो। तो ये बेसिक आइडिया है राइट विंग और लेफ्ट विंग में। दोनों के गोल्स सिमिलर हैं, दोनों को समाज में ये चाहिए कि रिसोर्स बढ़े, समाज का ओवरऑल रिसोर्स अच्छा हो, समाज का आउटकम अच्छा हो, लेकिन दोनों के अप्रोच में अंतर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब ये जो आइडिया है लेफ्ट विंग और राइट विंग का, वो पहली बार कहां से आता है वो जानना जरूरी है। और वो अगर आप पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री फॉलो करते हो तो आपको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में होता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक डिस्कशन होता है फ्रेंच पार्लियामेंट में कि राजा को कितने पावर्स दिए जाने चाहिए और उसमें 2 ग्रुप्स बचते हैं। एक ग्रुप राजा के राइट साइड बैठता है और एक ग्रुप जो असेंबली होता है उसके राइट साइड में जो ग्रुप होता है वो ये बोलता है कि राजा के राइट्स कंप्लीटली नहीं छीनने चाहिए, राजा के पास पावर होने चाहिए। इसलिए वो कंजर्वेटिव सेगमेंट भी कहलाता है और उसी को पहली बार राइट विंग सेगमेंट बोला जाता है। जो दूसरा सेगमेंट होता है वो राजा के लेफ्ट साइड या असेंबली के लेफ्ट साइड बैठता है, जो ये बोलता है कि राजा से पावर स्ट्रिप करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और इस वहां से पॉलिटिकल एक डिवाइड जनरेट होता है, 2 फैक्शंस बचते हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा बहुत ही अलग होता है। धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में ये 2 पोल्स इमर्ज करते हैं जिसको राइट विंग और लेफ्ट विंग कहा जाता है। ये इनका हिस्ट्री है। बट आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में कुछ सिमिलैरिटीज पहले से हैं और कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है। कई डिसिमिलर चीजें भी लेफ्ट विंग और राइट विंग में जनरेट हो गए जिसको आप हिस्टोरिकली ट्रेस नहीं कर पाओगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो अभी का राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होता है, इसको अगर समझना है तो हम फिर से जाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और इस बार हम इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे। दूसरे तरीके से अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉलो फिर से किए हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हो अगर, तो आपको यह पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 मेजर वॉर क्राई टाइप वर्ड्स निकले थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। राइट, फ्रैटर्निटी एक ऐसा चीज है जो इनफोर्सेबल नहीं है, तो अभी आप उसको साइड रखो। तो यहां से 2 वर्ड्स निकलते हैं, इक्वालिटी और लिबर्टी। इक्वालिटी यानी समानता, बराबरी,
लिबर्टी मतलब आजादी। आप कितनी आजादी दे सकते हो। सुनने में ये वर्ड ये लगते हैं कि दोनों कंपैटिबल है। मॉडर्न वर्ल्ड का जो बेस है वो लिबर्टी और इक्वालिटी पे के पिलर्स पे बना है। दैट इज ट्रू, बट जैसे कि आपको लगेगा कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों बहुत ही कंपैटिबल वैल्यूज हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रीएम्बल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोलता है कि इंडिया में लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों इंश्योर की जाएगी, बट ये जितना इजीली बोला गया है उतना आसान नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं सब लोगों को बराबर करूंगा, तो जो लोग आगे जा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं उनकी लिबर्टी काटनी पड़ेगी कि आप उनका रिसोर्स लोगे, उनका फ्रीडम कट करोगे, तभी आप समाज में इक्वालिटी ला सकते हो। दूसरे पार्ट पे जाओ, अगर आप कंप्लीट लिबर्टी देते हो तो इक्वालिटी हैम्पर होगा। आप लोगों को आजाद छोड़ दोगे तो कोई आगे बढ़ जाएगा, कोई पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए लिबर्टी और इक्वालिटी कंप्लीटली कंपैटिबल नहीं है, उसमें एक फ्रिक्शन है, ठीक है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक पैराडॉक्स है। इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों साथ में एब्सोल्युटली स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है और यही जनरेट करता है आज का मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट वर्सेस राइट का। लेफ्ट अगर मैं बोलूं फिर से, अब यहां से अगर दोनों को अलग करूं तो लेफ्ट विंग जो है, लेफ्ट विंग लिबर्टी इक्वालिटी दोनों में बिलीव करता है, नो डाउट, बट द प्राइम वैल्यू जो कोर वैल्यू है जिसको लेफ्ट विंग सब्सक्राइब करता है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी सबसे ऊपर है, उसके बाद लिबर्टी आता है। अगर आप राइट विंग पे जाओगे तो राइट विंग ये बोलेगा कि लिबर्टी ऊपर है, इक्वालिटी उसके बाद आएगा, आजादी। इसको समझने के लिए हम समाज के अलग अलग सेगमेंट्स में जब देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉलिटिक्स की। अगर आप एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या लेफ्टिस्ट एजेंडा से बात करो तो क्या पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, ये अगर आप समझोगे तो आपको यह समझ आएगा कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स इक्वालिटी इंश्योर करना चाहता है। इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए स्टेट यानी गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट कहीं की मजबूत नहीं रहेगी वो इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर में इनइक्वालिटी बढ़ती है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो गवर्नमेंट जब मजबूत रहती है तो वो समाज में रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इक्वालिटी लाती है। इसलिए जहां पे भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बनती है वहां पे स्टेट मजबूत हो जाता है, गवर्नमेंट मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो उनका पॉलिटिक्स यानी लेफ्ट पॉलिटिक्स इज डिफाइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। जबकि इसके ऑपोजिट आप अगर राइट में जाओगे, राइट पॉलिटिक्स की बात करोगे तो राइट पॉलिटिक्स में स्टेट का रोल मिनिमाइज होता है, स्टेट को ज्यादा स्पेस नहीं लेना होता है। इट हैज टू वेकेट द स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, ताकि प्राइवेट सेक्टर खुद से आए, लोग अपना इंटरप्राइज करें, जो लोग टैलेंटेड हो, मेरिटोरियस हो, वो बराबर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और लिबर्टी का एक्सपीरियंस समाज में ज्यादा होता है, बट इक्वालिटी हैम्पर होती है क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग आगे जाएंगे कुछ लोग पीछे छूटेंगे। तो ये पॉलिटिकली स्टेट का रोल दोनों में डिफरेंट होता है। लेफ्ट में स्टेट स्ट्रांग होता है, राइट में स्टेट वीक होता है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा और डिटेल कल्चरली देखोगे तो चूंकि लेफ्ट, मान लो आप एक लेफ्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हो जहां स्टेट मजबूत है, तो उस समाज में फ्रेगमेंटेशन का डर नहीं है। जहां पे स्टेट पावरफुल है वो समाज को टूटने नहीं देगा, वो पकड़े रहेगा लोगों को। लेकिन जहां पे स्टेट वीक हो रहा है वहां एक खतरा यह होता है कि समाज कहीं बिखर ना जाए। तो समाज को एक बाइंडिंग आइडियोलॉजी चाहिए, ग्लू चाहिए सब लोगों को जोड़ के रखने का। और इसलिए जहां भी राइटिस्ट गवर्नमेंट आती है वो नेशनलिज्म का एजेंडा यूज करती है ताकि लोग जुड़े रहें। स्टेट वीक हो चुका है, स्टेट के वीक होने से यह डर होगा कि समाज फ्रैगमेंट हो जाए। समाज को फ्रैगमेंट होने से रोकने के लिए नेशनलिज्म, कल्चर, ट्रेडिशन का यूज आप हर जगह राइट विंग या राइट आइडियोलॉग्स को करते देखेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म इज द ग्लू जो समाज को टूटने से रोक सकता है। पॉलिटिकली मेजर ये डिफरेंसेस हैं लेफ्ट और राइट में। अब अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ आईआर पे इंटरनेशनल या नेशनल एजेंडा क्या है, अभी मैं आपको बताया कि राइट विंग हमेशा नेशनलिस्टिक होता है, वो अपने कंट्री को कंट्री फर्स्ट। अभी आप सुन रहे होंगे अमेरिका फर्स्ट, ट्रंप का नारा था, राइट विंग पॉलिटिशियन। क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म इज द बाइंडिंग फोर्स राइट विंग में। बट जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट का आइडियोलॉजी जो है वो इंटरनेशनलिज्म का है। दे डू नॉट फोकस ओनली ऑन नेशनल गोल्स, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स है
दैट इज फॉर वर्कर राइट्स, वुमेन राइट्स, मे बी जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है सबका राइट्स है। और उस केस में कई बार नेशनल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आज ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए फाइट कर रहा हूं, तो फिर मेरे लिए इंडिया के ट्रांसजेंडर भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, यूएस के ट्रांसजेंडर भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोनों का जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो भी डिफरेंट हो जाता है। लेफ्ट का ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंटरनेशनलिज्म का है, जबकि राइट का ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज नेशनलिस्टिक बट ग्लोबल बिजनेस करने में ग्लोबलाइज होंगे, बट वैसे सेंटिमेंट नेशनलाइज्ड रहेगा। ये मैं अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसके आगे अगर एनालाइज करें तो एक और एजेंडा है, वो है कि समाज में क्या बदलाव चाहते हैं। अगर आप लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो या लेफ्टिस्ट कुछ भी पढ़े हो तो यू विल नो कि लेफ्ट का एक मेजर फोकस सोशल जस्टिस पे रहता है, सामाजिक न्याय, रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो अभी मैं बोला कि लेफ्ट चूंकि समाज में बराबरी इंश्योर करना चाहता है, इक्वालिटी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में। कहने का मतलब अगर समाज में ऊंच नीच है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, किसी के पास ज्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पावर है किसी के पास कम पावर है, तो लेफ्टिस्ट ये चाहेंगे कि सब लोग सेम प्लैंक पे आ जाएं। उस केस में सोशल जस्टिस एक तरीका बनता है कि समाज में न्याय हो और सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले। इस तरीके से समाज में वो इक्वालिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरे साइड राइटिस्ट का जो एजेंडा है वो लिबर्टी को बढ़ावा देना चाहते हैं। और जब आप लिबर्टी को बढ़ावा देना, आजादी को बढ़ावा देना चाहोगे, उस केस में आप मेरिट को रिस्पेक्ट करने लगते हो। तो एक जगह सोशल जस्टिस होता है, एक जगह फोकस एफिशिएंसी पे रहती है कि लोगों को फ्री छोड़ो, जो मेरिटोरियस होगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे राइटिस्ट एज्यूम करते हैं कि कुछ लोग नेचुरली ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा मेरिटोरियस होते हैं और वो खुद बखुद आगे बढ़ जाएंगे अगर उनको रोका ना जाए। ये मेजर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में। अब मैं जो लास्ट पॉइंट इस पे आऊंगा वो है कि इकोनॉमिकली लेफ्ट और राइट में क्या अंतर है। अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर एंड लिंक्ड एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। उसी को मैं फिर से हाईलाइट करूंगा। अगर आप लेफ्ट विंग की बात करते हो तो लेफ्ट विंग का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि क्रिएशन तो हो बट उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर वेल्थ जनरेट हो रहा है, रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं अपने देश में, वो इंपॉर्टेंट है, बट प्राइम फोकस मेरा इस पे नहीं है, जनरेशन पे नहीं है। प्राइम फोकस ये है कि जो भी बने वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जबकि राइट विंग का फोकस ये रहेगा कि वो वेल्थ क्रिएशन और रिसोर्स क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट वो बाद की बात है। पहले क्रिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फोकस क्रिएशन पे रहेगा। इसलिए आप देखोगे कि लेफ्टिस्ट कंट्रीज में ज्यादातर आप देखोगे कि लेफ्टिस्ट पॉलिसीज में ये बोला जाता है सबको इक्वल इनकम दे दो, सब्सिडी दे दो, सपोर्ट सिस्टम दे दो। जबकि जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं या राइट विंग आइडियोलॉजी है उसमें आप ये देखोगे कि वो बोलेंगे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम करो, टैक्सेशन कम करो, बिजनेसेस को प्रॉस्पर करने दो, जो लोग अच्छा एंटरप्राइज सेट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, वो कल को जॉब जनरेट करके लोगों को स्पेस देंगे। ठीक है, लोगों को स्पेस देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ग्रोथ का चांस देंगे। यही मेजर इकोनॉमिक अंतर है। एक का फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है, लेफ्ट का फोकस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे। हाउएवर, ये सब बोलने के बाद, राइट विंग और लेफ्ट विंग की सारी अच्छी बातें करने के बाद, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लोग इस दोनों आइडियोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हैं तो उससे वर्ल्ड को कुछ अच्छा नहीं मिला। इस पे वायलेंस काफी ज्यादा हुआ है, यह भी शायद आपको पता हो। चाहे वो लेफ्ट विंग में स्टालिन हो या राइट विंग में हिटलर हो, दोनों ने ही ह्यूमैनिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। कई लोगों की जाने गई केवल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पागलपन में। तो वो भी कहीं से भी अच्छा नहीं है कि आप किसी आइडियोलॉजी के लिए एक्सट्रीम आप रेडिकल थॉट रखो कि भाई यही एक सही रास्ता है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझें, जाने, पढ़ें, बट उसको इतना दिल से ना लगाएं। इसके आगे अगर मैं बताऊं, जो आपको बोल रहा हूं कि दिल से ना लगाएं, ये बस मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूं। आज के डेट में एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वैल्यू कम हो गई।
21st सेंचुरी में हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग में जो डिफरेंसेस थे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में, मेजर डिफरेंसेस थे लेफ्ट विंग और राइट विंग में। देयर वाज अ गल्फ, जिसके कारण वॉर और कोल्ड वॉर, सारा कुछ आप जानते हो, कोल्ड वॉर हुआ है आइडियोलॉजी के नाम पे। बट आज के युग में ये डिफरेंसेस कम है। उसके पीछे एक मेजर कारण है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद चाहे आप लेफ्ट विंग कंट्री हो या राइट विंग कंट्री हो, आपको साथ में बिजनेस करना है। तो दोनों लोग क्या करते हैं कि राइट विंग कंट्री ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी कि लेफ्ट विंग वाले एकदम से बुरा मान जाएं। लेफ्ट विंग कंट्रीज ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगी कि राइट वाले एकदम बिजनेस करना बंद कर दे। दोनों को साथ में सरवाइव करना है। इसके कारण दोनों के बीच के डिफरेंसेस कम हो गए, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लेता है। रेडिकल मेजर्स लेना कम कर दिए। इसके साथ एक और चीज हुई है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कोऑप्शन। पॉलिटिकल कोऑप्शन क्या होता है? मान लो एक लेफ्टिस्ट सरकार है, विथ टाइम 200 साल में जो वो वर्ल्ड का हिस्ट्री देखे, तो उससे उनको ये रियलाइज हुआ कि लेफ्ट का सारा प्रोग्राम तो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट अगर राइट के कुछ प्रोग्राम्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं तो उसको ऑप्ट कर लो, उसको अपने प्रोग्राम में ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल चाइना, आप जब जानते हो चाइना अभी पॉलिटिकली कम्युनिस्ट स्टेट है, लेकिन इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म को वो उतना ही टाइटली और डियर होल्ड करता है जितना यूएस करता है। आज कैपिटलिस्टिक कंट्री है चाइना, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, यानी उनको ये लगा कि बिजनेस करने का ये तरीका सही है, वेल्थ क्रिएट करने का तरीका सही है, तो वो राइट विंग की पॉलिसीज को अपने पास रख लिए। सेम अगर आप यूएस में जाओगे, यूएस जो एक्सट्रीमली बिजनेस सेंट्रिक राइट विंग आप कह सकते हो एज अ कंट्री, उसका डीएनए कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक जो भी है, उस केस में दे आर नाउ लुकिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, वुमेन राइट्स। आप देखोगे ओबामा केयर आया था, उसमें आप देखोगे कि सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, सब्सिडी बढ़ रहा है, सोशल जस्टिस के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है, कॉलेज फीस में हेल्प किया जा रहा है जो आपके वीकर सेक्शंस हैं। तो आप ये देखोगे कि राइट विंग कंट्रीज लेफ्ट विंग के पॉलिसीज ले रहे हैं, लेफ्ट विंग कंट्रीज राइट विंग के पॉलिसीज ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो डिफरेंस पहले बहुत मेजर और ड्रास्टिक था, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा था, वो आज के टाइम में कम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस पहले से कम हो गया है। ये मेरा ओपिनियन यही है। आपको कुछ अलग लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी के लिए अगर आप यूएस का इलेक्शन फॉलो कर रहे हो, जस्ट आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप यूएस का पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे थे, अभी इलेक्शन हुए हैं, तो रिपब्लिकन्स जो थे वो वहां पे राइट विंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, और जो डेमोक्रेट्स थे वो लेफ्ट विंग को कर रहे थे। ठीक है, मेरा पॉइंट क्या है कि केवल कंट्रीज राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं होते हैं। सेम कंट्रीज में देयर कैन बी डिफरेंट पार्टीज जो अलग अलग आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको सीपीआई, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टीज के बारे में आप सुने होंगे, वो आपके लेफ्ट पार्टीज हैं। बीजेपी के बारे में आप सुने होंगे, वो राइट विंग पार्टीज है। बाकी सारी पार्टीज इनके बीच में कहीं लाई करती है। तो कहने का मतलब सेम कंट्री में भी आपको डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टीज मिल जाएंगी, और प्लस कंट्रीज का भी डीएनए आपको अलग अलग दिखेगा। कुछ कंट्रीज लेफ्ट डीएनए पे ज्यादा है, कुछ कंट्रीज राइट डीएनए पे ज्यादा। बाकी इसमें जो भी आपको कुछ समझने की जरूरत बते, आप बिल्कुल कमेंट में बताना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। मेरे हिसाब से ये समझने के लिए, राइट और लेफ्ट समझने के लिए इतना काफी है। थैंक यू।